हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट। 21 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था, 21 जनवरी 2022 को, उसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। और आज के इसके बाद हम जनवरी के हमने सारे क्वेश्चन जो जो जनवरी में एग्जाम हुए थे जनवरी 2022 में, वे सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल से हम दिसंबर में जो क्वेश्चन हुए थे, दिसंबर में जो पेपर हुए थे आपका, उनकी शुरुआत करने वाले हैं। ओके, फिर जल्दी हम ये भी खत्म कर लेंगे। मैं आपके लिए डेली वीडियो बना रही हूँ। देखो, आज ही टाइम पर है ना, आपका सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैकेंसियां है ना टीचिंग की हर साल नहीं आती। और अब है ना काफ़ी चर्चा में है कि वैकेंसियां आने वाली है, बड़ी बड़ी DTSSB की वैकेंसी भी आपकी आने वाली है, सुपर टेट की भी कहीं ना कहीं बात चल रही है। तो आप है ना फटाफट अपना सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए और फिर एलिजिबल हो जाइए, ताकि आने वाली वैकेंसी में आप फॉर्म भर पाए। बाई चांस आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होता, फिर जो वैकेंसी आएगी देखो, उनमें आप फिर आपको मन महसूस कर रहना पड़ेगा, उनमें आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उस टाइम आपको कितना मतलब कितना दुख होगा, उस टाइम कितने दुखी होंगे, शायद कोई आपके दुख को ना समझ पाए। तो इसलिए अभी टाइम है, थोड़ा सा फोकस कर लीजिए अच्छी तरह और कर लीजिए। कुछ भी आपको भटकने की जरूरत नहीं। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर सारे सब्जेक्ट के मैं यहाँ पर कराऊंगी आपको, मेरा प्रोमिस है। देखो, अगर नहीं कराए तो आप फिर बता देना। PDF प्लस आपको PDF भी दूंगी मैं आपको। PDF में से रिवाइज कर लो, वीडियो को स्पीड बढ़ा कर रिवाइज कर लो, एक बार पूरी अच्छी तरह देख लो एक वीडियो, फिर स्पीड बढ़ा कर रिवाइज कर लो, पेपर तक कर लो। आप देखो कितना तैयार है, पेपर के टाइम पर भी PDF से देख लेना, सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, तो ये कर लो आप, बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ कर रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो या फिर अपने आप तैयारी कर रहे हो, तो फिर ये रिवीजन के तौर पर आप इस चीज़ का यूज कर सकते हो। क्योंकि आपको जब तक कितना भी पढ़ लो, जब तक आपको ये आइडिया नहीं है ना कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब तक आप क्वेश्चन सोल्व करने की स्थिति में नहीं रहती। अब तक आप सीटेट का पैटर्न तो समझ गए होंगे। देखो कितने घुमा फिरा के ये देता है आपको क्वेश्चन, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लैंग्वेज काफ़ी बड़ी रखते हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट हम देखने वाले हैं। हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल, टैपियोका और नारियल आपको जहाँ भी दिख जाए, क्या याद करना है आपको? केरल। काफी वीडियो में बता चुके। देखो, जिन जो बच्चे देख रहे हैं ना, उनको रट गए होंगे क्वेश्चन, उन्हें बिल्कुल बहुत आसान लगने वाला है जब एग्जाम देने जाएंगे। पक्षी की उस प्रजाति का नाम बताइए इसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसमें अंडे देती है। देखो, ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में कवर किया था। मैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शॉर्ट्स भी डालती हूँ डेली, डेली 5-6 शॉर्ट्स मैं चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो वे शॉर्ट्स में भी काफी क्वेश्चन कवर करती हूँ, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कवर करती हूँ, भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनको भी देख लेना। वरना मैं यहाँ तो करा ही रही हूँ, कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं है अगर आपको लगे। तो ये हो गया आपकी वीवर बर्ड या बया। बया पक्षी जो है ना, वो बहुत अच्छी है। उसमें जो बया का है जो नर पक्षी, वो अच्छे घोंसले बनाता है और मादा पक्षी एक घोंसला सिलेक्ट करती है उसमें से और उसमें अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फिर एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है शायद। आपका घर X दूरी पर स्थित है, चलिए, और आपके पिताजी की दुकान Y पर स्थित है। कोई दो पॉइंट है इसमें, घर है हमारा X पर है, पिताजी की दुकान Y पर है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, मतलब सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे तो जा नहीं सकते, अतः आपको पहले ठीक दक्षिण में, हम घर से चले, X हमारा कोई घर है, इससे हम चले तो ठीक दक्षिण में जाना होगा। कितने मीटर चलना होगा हमें दक्षिण में? 200 मीटर। ओके, फिर ठीक पूरब में जाना होगा। पूरब में कितना चलना, पूरब इधर होगा हमारा, पूरब में कितना चलना होगा आपको? 150 मीटर चलना होगा। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर, फिर से 200 मीटर ठीक उत्तर में, उत्तर में 200 मीटर, और आप पिताजी की दुकान पर पहुंच जाते हैं जो Y है। तो हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ देखना है X और Y के बीच की दूरी निकालनी है और डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा? जिसके सापेक्ष डायरेक्शन पूछे, Y के सापेक्ष, तो Y पर क्या बना दो आप? प्लस बना दो। Y पर प्लस बना दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? Y से ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी? वेस्ट। तो डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, ठीक पश्चिम होगी। तो पश्चिम कौन कौन से ऑप्शन है? B और D तो आप कट कर दो। पश्चिम है आपकी A और C में। तो अब हमें देखने, देखो ये एक आपका रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं जो होती है आपकी इक्वल होती है। तो ये 150 है तो ये भी 150 होगी, तो आपकी हो जाएगी, आंसर हो जाएगा आपका 150 ठीक पश्चिम में। पश्चिम या वेस्ट में? ठीक पश्चिम में। तो कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट? 150 ठीक पश्चिम में। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाई के साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला, गुड़, जिनमें आयरन होता है काफी। तो ये होगा व्यक्ति जरूर ये पीड़ित होगा ये एनीमिया से। ओके, ब्रोंज, कांसा एक मिश्र धातु है, तो कांसा की क्या है? कॉपर और टिन की, कॉपर और टिन की। नेक्स्ट
दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक पश्मीना शॉल 6 सेंटीमीटर के बराबर ग्राम होती है, बिल्कुल करेक्ट है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है, ये भी करेक्ट है। पश्मीना बकरी से, भेड़ से नहीं, बकरी से मिलती है यमुना में। काफी बच्चे भेड़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भेड़ से मिलती है। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है, ये भी करेक्ट है। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है, ये नहीं है। ओके, तो ए बी सी आपके करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन बना दीजिए ना थोड़े बड़े, जो डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन बना जाए 7th क्वेश्चन है आपका तो ये डायरेक्ट कर दोगे, पर थोड़े बड़े बना देते हैं, कूट में दे देते हैं आपको ए बी सी ए बी डी टाइप से, तो थोड़ा कंफ्यूज होने का, क्वेश्चन गलत होने का चांसेस ज्यादा रहता है अगर आपका क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था, इसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हुई, 2001 में आया था। देखो ये भी आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा, अब तक काफी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन भी। हम देखो इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके पेपर में, क्यों रिपीट नहीं होंगे ये बताइए आप। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दिल्ली के साथ, देखो दिल्ली हमारा बीच में है, इसके जस्ट ऊपर है हमारा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर है शिमला। मैप के बारे में बता दीजिए, मैं मैप करा दूंगी आपको तैयार, वैसे मैं बता भी चुके हो कई बार। यह भोपाल और ये हमारा दिल्ली, तो ये कहाँ पर है, दिल्ली के ठीक उत्तर में तो है आपका शिमला, ठीक उत्तर में। ओके, उत्तर में, और दक्षिण में आपका भोपाल, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक उत्तर में। ओके, मैप देख लो भाई, किसको कुछ प्रॉब्लम हो मैं आपको ही बता देती हूँ, वैसे मैं मोस्टली आपको बता ही देती हूँ कोई ना कोई वीडियो में। अरे क्या कर रहा है इंडिया, पेन कौन सा है हमारा, ये वाला। देखो यहाँ पर दिल्ली है हमारी, और यहाँ पर क्या है हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के ऊपर यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। ये जो बाहर निकला हुआ है ना, ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पर बीच में शिमला है, और यहाँ पर है हमारा मध्य प्रदेश बिल्कुल मिडल में। ओके, तो यहाँ पर है आपका भोपाल, तो ये तीनों ये वाली डायरेक्शन होगी इसकी, उत्तर और दक्षिण। ओके, और ये आपका अरब सागर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अरब सागर, अरेबियन सी, और ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। इनके किनारे पर कौन कौन से राज्य उनका क्रम पूछ लेते हैं, देखो यहाँ पर पश्चिम बंगाल होगा, वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पर उड़ीसा होगा, छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, वरना मैं बोल रही हूँ आप लिख लेना अगर आपको लिखना है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश होगा, और यहाँ पर तमिलनाडु होगा, यहाँ पर केरल होगा आपका, यहाँ पर कर्नाटक होगा, यहाँ पर गोवा, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका गुजरात, अरब सागर के तट पर ये राज्य। देखो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे भी देखा था, ऑप्शन में तमिलनाडु था, तो तमिलनाडु का ये वाला जो हिस्सा पोर्शन है तमिलनाडु यहाँ से है, तो यहाँ तक अगर अरब सागर माने तो तमिलनाडु कहीं ना कहीं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के तट पर स्थित है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल फिर मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशाएं होगी, जो हमने अभी मैप में भी देखा था, ये मैप बनाया था हमने। तो चलिए एक देख लेते हैं एक बार। पहले शिमला, शिमला से कहाँ आएगा वो मध्य प्रदेश, भोपाल एमपी में है भोपाल, और फिर कहाँ जाएगा वो गुजरात, गुजरात इसके बिल्कुल पश्चिम में है, गुजरात में गांधीनगर जाएगा वो, गांधीनगर। वो कहाँ से चला है वो, शिमला हिमाचल प्रदेश से। तो उसकी यात्रा की दिशाएं पूछ रहे, तो पहले का वो कहाँ जाएगा, पहले वो जाएगा साउथ में, भोपाल साउथ में, और फिर जाएगा वो वेस्ट में। पहले तो कहाँ जाएगा दक्षिण में, और फिर जाएगा वो पश्चिम में। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, पहले दक्षिण में और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है, तो इसमें अरब सागर से पूछा है, देखो आपसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। मैंने अभी बताया था अरब सागर से लगेगी आपकी सीमा, आंध्र प्रदेश की तो बंगाली खाड़ी से लगेगी, पश्चिम बंगाली खाड़ी से लगेगी, पुडुचेरी जो हमारा यूटीआई भी बंगाली खाड़ी की तरफ ही है, तो ये लगेगी यहाँ पे कर्नाटक की, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष प्रकार का नृत्य है जिसे चिराओ कहते हैं, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है, चिराओ जो डांस है वो किया जाता है आपका मिजोरम के लोगों द्वारा। काफी टाइम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन भी आपका। यदि आप भारत के मानचित्र पर, देखो फिर एक और मानचित्र से क्वेश्चन है, आप देख लो मैप से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा ए बी, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है, देखो मैप से ही होगा, बनाना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, मैं काफी बार बना भी चुकी हूँ,
थोड़ा सब्र कर लीजिए, अगर थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए तो देख लीजिए प्लीज़। मैप बनाते हैं, चलो इंडिया का मैप बनाएंगे अच्छे से। देख देख कर भी आप बनाना सीख लोगे मैप तो अच्छे से, इतनी बार मैप बना चुकी हूँ ना मैं, क्योंकि हर पेपर में मैप से क्वेश्चन होता है। क्या कौन सी लोकेशन पूछी है? ए बी कोलकाता से, कोलकाता देखो, कोलकाता हमारा यहाँ पर है, ये पॉइंट ए बी है, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। से पुडुचेरी, देखो पुडुचेरी हमारा एक यूटी है, तो पुडुचेरी में जो है पुडुचेरी वो यहाँ पर है बिंदु पी पर। तो इससे आप सरल रेखा खींचे, तो चलो एक लाइन खींच देते हैं सीधी। तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी। देखो सापेक्ष वाला क्वेश्चन है, सापेक्ष वाला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या कहा है, जिसके सापेक्ष पूछे वहां पर प्लस का निशान लगा दो। बिंदु बी के सापेक्ष पूछा है तो यहाँ पर प्लस बना दो। ओके, प्लस बना दो बिल्कुल सीधा। तो ये वाली जो डायरेक्शन जा रही है ऊपर, ये पूरी नॉर्थ तो नहीं है, नॉर्थ और ईस्ट के कई बीच में है, तो ये होगी आपकी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है? इसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास किया था और 130 किलो तक वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 29 मेडल जीते। तो ये हो गया फिर कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पर्यटक ने, देखो फिर आपका वो सच्चाल से क्वेश्चन, किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से वडोदरा जाने के लिए 10 नवंबर, कब लिया है इसने ट्रेन? 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22.40 बजे चली। कब चली है? 22:40। 12 नवंबर, देखो कब पहुंच रही है? 12 नवंबर, बीच में 11 नवंबर भी आया होगा। 12 नवंबर को 14:10 पर पहुंची वडोदरा, 14:10 पर पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन की दूरी हमें गिवन है, टाइम हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो 22 का मतलब क्या होगा आपका? 22 का मतलब होगा आपका 10:40 PM, और 14 का मतलब क्या होगा आपका? 2:10। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने घंटे हो जाएंगे आपके? 10:40। तो यहाँ पर 11 नवंबर के 10:40 PM तक आपके टोटल 24 घंटे हो जाएंगे। 2:10 कहीं की बात हो रही है, 2:10 AM की बात हो रही है, तो 24 यहाँ पर हो गए और प्लस ये 2:10 AM, 10:40 PM से 2:10 AM यहाँ तक कितने घंटे होंगे आपके? एक बार काउंट कर लीजिए। 24 से यहाँ तक होंगे आपके टोटल 24, यहाँ तक फिर 24 48, यहाँ पर पूरे 24 नहीं होंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 39 आवर्स तो कंप्लीट होंगे आपके, और कुछ मिनट हो गया आपकी 30 मिनट, ये हो जाएगी आपकी 39 आवर 30 मिनट। ओके, तो चलिए हमें दूरी क्या गिवन है, हमें चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमें और समय कितना है? 39.30। तो ये तो हमें ऐसे कर लो डायरेक्ट। इसको आप कैसे करोगे? इसको हम लेंगे इस तरह से 39.5, इससे इसको काट दो डायरेक्ट, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। और या फिर इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी, पहले पॉइंट काटोगे फिर यहाँ पर जीरो लगाओगे, काफ़ी बड़ी आपकी मल्टीप्लाई हो, वो डिवाइड हो जाएगा आपका। तो ऐसे मैं सजेस्ट करूँगी आपको दोनों को दुगुना कर लो आप, क्योंकि ये पॉइंट हट जाएगा टाइम का। इसमें भी 2 की गुना कर लो, इसको अगर दुगुना करेंगे 39 कितना होगा आपका? इसको प्लस करो 39 9 9 8 3 3 6 6 7 78 होगा, और प्लस 30 जुड़ कर कितना हो जाएगा? 30 मिनट छोड़ी थी हमने दोनों में, 79 प्लस 1 घंटा और जुड़ जाएगा, तो टोटल टाइम आपका 79 हो जाएगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कर लेना एक बार। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जा सकता है, कौन सा है? काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, जीरा, काली मिर्च या इलायची। तो इसका ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा, तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। ये ऐसे मसाले इनको केरल में उगाया जा सकता है। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? समर्ग के रूप में, देखो समर्ग के रूप में देखता है। ओके, होलिस्टिक मैनर में या फिर एकीकृत रूप में। ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न के आधार पर बनाई गई। पाठ्यचर्या में क्या है हमारे? थीम्स, तो थीम्स के आधार पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न पद्धतियों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। तो कौन कौन सा है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?
तो ये हमें देखना है किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, देखो ये तो होता ही है। प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाओं का भी, प्रत्येक समुदाय या संस्कृति की जीवन शैली का भी। डी, कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था, देखो अनुशासन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो कठिनाई होगी चुनौती होगी वह ए, बी और सी होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य फाइंड करना है हमें। ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौका देना। देखो ऑप्शन नंबर भी आपका सबसे करेक्ट हो जाएगा। सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है हमारे ईवीएस का? अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। ईवीएस पाठ्यचर्या परिवार एवं मित्र क्या है? ये क्या है आपकी थीम है एक। ओके, 6 थीम है ईवीएस में मेन, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यार्थियों को स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो, विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, विद्यार्थी के स्थानीय अनुभव को उचित महत्व न दिया है। देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, नेगेटिव जा रहा है तो पूरा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभव का प्रयोग किया गया हो। देखो जो सबसे सटीक जवाब होगा, विद्यालय के जो स्थानीय अनुभव है, विद्यार्थियों के जो स्थानीय अनुभव है वो विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो, तो ये आपका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रमाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विचार विमर्श होना चाहिए। विचार विमर्श सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस की कक्षा में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जा सकता है। सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं, क्यों देते हैं चलिए देखते हैं। यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, यह विद्यार्थियों में सहपाठी और सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, वह उसमें सुधार लाती है, विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें सामूहिक अधिगम क्या है। यह विद्यार्थियों में सहपाठी अधिगम को उपलब्ध कराती है, सामाजिक अधिगम को उपलब्ध कराती है और उसमें सुधार लाती है। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी है। विद्यार्थियों में सहपाठी और सामाजिक अधिगम को उपलब्ध कराती है और उसमें सुधार लाती है। दोनों ऑप्शन आपके सम्मिलित है इसमें, सहपाठी अधिगम को भी उपलब्ध कराएगी और आदान प्रदान को भी सुधारेगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न में से क्या ईवीएस की अधिगम प्रक्रिया में कौशल को चिन्हित करता है? क्या चिन्हित करेगा? वर्णन, स्मरण, वर्गीकरण या कथन? तो ये चिन्हित करेगा आपका वर्णन। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं सॉरी, ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को आपका चिन्हित करेगा वर्गीकरण। ओके, वर्गीकरण आपका चिन्हित करेगा प्रक्रिया कौशल को। नेक्स्ट देखते हैं। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षार्थियों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है शिक्षक को विद्यार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जानने का अवसर देना, राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावनाओं का पालन करना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियां व विषयों समस्याओं को भली भांति प्रकार से संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो ये किया जाता है विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। गुणात्मक आकलन करना है हमें। बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट्स द्वारा बिल्कुल कर सकते हैं। प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन द्वारा ये भी कर सकते हैं, लेकिन कागज पेंसिल टेस्ट और उपलब्धि टेस्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? कौन कौन सा है? पोर्टफोलियो है रचनात्मक आकलन का उपकरण है आपका, दृष्टांत अभिलेख भी है, दर मापक पैमाना भी है, रेटिंग स्केल यानी ये भी है, और अवलोकन है रिकॉर्ड लिखना ये भी है। तो सारे ही हो जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी और डी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, आपको समझिए एक बार। ये क्या दिया गया है? उंगली तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशु के चित्र बनाना। ये तो है कोई हमारा वाई स्टेटमेंट, चित्र बनाना है हमारा एक्स स्टेटमेंट। तो उपयुक्त वाक्यांश में एक्स तथा वाई को पहचाने। एक्स क्या है? एक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है। देखो ये बिल्कुल करेक्ट है। एक्स क्रियापरक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है, ये भी करेक्ट है। एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है, ये भी आपका सही है डी। लेकिन एक्स पाठ्य वस्तु है तथा वाई क्रिया, ये आपका सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है हमारा। थैंक्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ के लिए कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, या फिर आपको चाहिए और मतलब बाकी की जो चाहिए आपको
तो आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए आप है ना इंस्टाग्राम का लिंक दिया जाता है हमारा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ के लिए बोल सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको अवेलेबल करा दूंगी, आपकी चॉइस है। ओके, क्या आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लेना चाहते हैं, फिर पर्सनल आपने उसमें लेना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर। ओके।